नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। मुख्यमंत्री जब चुनौतियों की बात करते हैं और सामने विपक्ष के रूप में बीजेपी का चेहरा नजर आता है तो वह चुनौतियों के तौर पर दो बातें कहते हैं, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता। लेकिन शायद तीसरी बात वे भूल जाते हैं, वह है नक्सलवाद। वह नक्सलवाद जिसकी न तो जात है, न मजहब है, न नेता है और न ही राजनीतिक पार्टी। वह बीजेपी को भी मारता है, कांग्रेस को भी। हम आज चर्चा बीजापुर की करेंगे, जहां विधायक विक्रम शाह मंडावी के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। विक्रम शाह मंडावी कांग्रेस के विधायक हैं और बीजापुर में बेहद सक्रिय भी है। इस नक्सल घटना को हम इसलिए ज्यादा अहमियत दे रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में नक्सलवादियों की तरफ से जितनी भी गोलियां और हथियार चले वे सारे बीजेपी नेताओं पर चले थे। आज जब कांग्रेस नेता पर हमला हुआ तो चर्चाएं सरगर्म हो गई कि क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में नक्सली खौफ एक बार फिर राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएं, इसके पहले चलिए आपको सुनवाते हैं आज की घटनाओं को लेकर क्या कुछ कहना है जिम्मेदारों का। आज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम लोग कांग्रेस कमेटी के 8 बजे नुक्कड़ सभा करने के लिए डंडल रहे हुए थे और वापसी के समय फायरिंग हुआ। हमारे साथ चल रही गाड़ी पर फायरिंग हुआ और टायर पर गोली लगने की वजह से टायर बचा और पंचर हुआ और बाकी जो भी जनप्रतिनिधि उस गाड़ी में बैठे हुए थे हमारे साथ सब थे, सभी सकुशल हैं। सब लोग हम लोग जिला मुख्यालय बीजापुर पहुंच चुके हैं। अभी ये जानकारी आ रहे थे, मतलब उनकी काफिला पार होने के पश्चात इलाके में पदेड़े के आसपास कुछ फायरिंग का जानकारी प्राप्त हो रहा है। इसको आसपास अभी सर्चिंग के लिए पार्टी बाहर निकला है, उसका तस्दीक करने पर और क्लियर हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो माननीय विधायक बीजापुर एवं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पार्वती कश्यप एवं जितना भी जनप्रतिनिधिगण उस कार्यक्रम में गए थे वो और अन्य जो सुरक्षा बल के अभी प्रोटेक्शन टीम वो सब सकुशल वापस बीजापुर पहुंच गए थे। सब सुरक्षित रहा। आसपास और यदि कोई घटनाक्रम है तो उसका तस्दीक करवा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार नाम की छत्तीसगढ़ में कोई चीज़ नहीं है, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। नक्सली लगातार उत्पात मचा रहे हैं, विकास के कामों को रोक रहे हैं, हमारे सुरक्षा बलों को शिकार बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसी एक आम नागरिक की मुखबिर के नाम पर वहाँ पर हत्या नहीं होती है। विक्रम मंडावी जी उधर गंगलूर की तरफ दौरे में जाने वाले थे, उनको सुरक्षा बलों के द्वारा एसपी के द्वारा रोका गया कि उधर मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के उचित नहीं है। पर वो गए, वहाँ जाने के बाद भी रोका गया, पर वो गए भी और सकुशल वापस भी आए हैं। उनके काफिले पर कहीं पर भी कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी नहीं आई है। उनके पीछे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो आ रही थी, उनका कहना है कि फायरिंग हुआ है, टायर बदलते ज़रूर उनने देखा गाड़ी का। इसके अलावा अभी और विस्तृत जानकारी मंगाया जा रहा है, लेकिन वहाँ सभी कुशल हैं, कहीं पर भी कोई जिम्मेदारों की बात सुनी होगी, समझा भी होगा कि खतरा कितना ज्यादा है। आज हम चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे कि चुनावी चुनौतियों के बीच सर उठाते नक्सली बस्तर के लिए आने वाले समय में कितने बड़े सिरदर्द हैं। क्या खामोश नक्सलियों का आज का हमला किसी बड़े खतरे की आहट है या फिर यह सियासी माहौल का असर है जो अब चुनावी होने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं सुरेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और समसामयिक विषयों के साथ साथ नक्सली घटना को बहुत अच्छे से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उचित शर्मा जी मौजूद है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी के पास चलूंगा। सुरेंद्र जी, आज तो आप लोग समझ गए होंगे ना, नक्सली किसी के सगे नहीं होते। बीजेपी पर जब हमला हो रहा था तो आप लोग इसे घटना के तौर पर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं मान रहे थे, और आज जब आपके विधायक के काफिले पर हमला हुआ है, इस घटना से कुछ सबक लेंगे आप लोग, ऐसा लगता है सुरेंद्र जी? आदित्य जी, नक्सलियों के द्वारा किया जाने वाला हमला पहले भी गलत था और आज भी उतना ही गलत है। नक्सलवाद जो है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। संवैधानिक राज में जहां कानून और संविधान का राज है, नक्सलवाद के लिए कोई जगह नहीं है, हिंसा और उन्माद के लिए कोई जगह नहीं है। इसकी निंदा हम पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। जो स्थिति में जो परिवर्तन आए हैं, ये मेरा कथन नहीं है, एनसीआरबी का आंकड़ा है और आईजी सुंदरराज जी ने भी स्पष्ट रूप से ये कहा है कि 18-19 की तुलना में 45% और 2007 की तुलना में 65% नक्सल घटनाओं में कमी आई है। जो ये नक्सली वारदात अभी जो दिख रहा है, ये इनकी बौखलाहट है। सीमावर्ती क्षेत्रों में धकेल दिए गए हैं। 589 ग्राम पंचायतें बस्तर की नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। तो
तेजी से बस्तर में नक्सलवाद सिकुड़ रहा है। 61 नए सुरक्षा कैंप जो है पिछले 4 साल में आदित्य जी खुले हैं, जो सुदूर दक्षिण बस्तर से जो नक्सलवाद प्रदेश के 14 जिलों तक 2018 तक प्रसारित हुआ था, वो पिछले 4 साल में तेजी से संकुचित हुए हैं। सुदूर दक्षिण बस्तर के, आपको याद होगा, जगरगुंडा बासागुड़ा राजमार्ग है, 15 साल 2018 तक बंद था, और वो राजमार्ग तो छोड़ दीजिए, जो छोटे छोटे शहरों को जोड़ने वाले मार्ग हैं वहां भी तेजी से काम चल रहे हैं। बस्तर में 2 मेडिकल कॉलेज खुले हैं पिछले 4 साल में। आपको याद होगा काकेर में पिछले बार, इस बजट में गीदम में, दंतेवाड़ा में खुला है। 300 से ज्यादा स्कूल जो 15 साल में बंद कर दिए गए थे वो खुले हैं। डीआरजी में स्थानीय भर्ती हो रही है। जो समर्पित नक्सली हैं उनके बेहतर पुनर्वास के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उनको मिलने वाला जो अनुदान है, जो राशि उनको दी जाती है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। डीआरजी में स्थानीय भर्ती हुई है। दुर्गा और दंतेश्वरी जैसे महिला बटालियन बनाए जा रहे हैं। तो ये तमाम कारण हैं जिसके कारण से छत्तीसगढ़ में, बस्तर में नक्सलवाद तेजी से संकुचित हो रहा है। और इसी की बौखलाहट है कि नक्सली आज के, जहां तक मेरे को जानकारी है, जो मीडिया के माध्यम से जानकारी आ रही है, किसी भी प्रकार से कोई हताहत नहीं हुआ है। और लगभग 4:30 बजे बीजापुर के विधायक लौट चुके थे, सकुशल लौटे। जी सुंदरनी साहब, आज तो आपको बढ़िया मौका मिल गया है नक्सलवाद पर बोलने के लिए, क्योंकि सरकार अब तक अपनी पीठ थपथपा रही थी, नक्सली बैकफुट पर हैं, और आज जिस तरह से विधायक पर हमला हुआ, क्या मानते हैं कि बस्तर में कुछ बदला नहीं है? 2013 का भी दौर आपने देखा, 2018 का दौर भी आप देख रहे हैं, और अभी भी वही दौर जारी है। सुंदरानी साहब, निश्चित रूप से आदित्य जी वही दौर चालू है, वही दौर की स्थिति है, जहां बस्तर की कोई सुधार की स्थिति बस्तर में दिखती नहीं है। ये ठीक है कि जो प्रयास डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 15 साल में नक्सलवाद की समाप्ति के किए, जिस प्रकार से सरगुजा में पूरी तरह से नक्सलवाद को समाप्त किया था, वहीं हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी रायपुर आकर 3 राज्यों की बैठक करते हैं नक्सलवाद के मुद्दे पर। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने बस्तर में मोर्चा संभाला, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम तो सुखद आने लगे, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, जो नक्सलवाद के प्रति लचीला और नरम रुख अपनाती है। कहीं आप देखिएगा, जितने भी कांग्रेस नेताओं के नक्सलवादियों के प्रति जो बयान आते हैं, कहीं न कहीं वो नरम बयान होते हैं। कभी राहुल गांधी जी का बयान हो, कभी दिग्विजय सिंह जी का बयान हो, स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बयान हो, तो नक्सल के लोग कभी न कभी सिर उठाने का प्रयास करते हैं, और बीच बीच में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम भी कर रहे हैं। आप कितना भी उनके प्रति भाईचारे का नाता की बात करें, कहीं उनसे बैठने की बात करें, शांति वार्ता की बात करें, लेकिन वो सिर उठाते हैं। तो चाहे किसी पार्टी के नेता को नहीं देखते, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, निशाना वो बना ही देते हैं। आज भी उनको अवसर मिला निशाना बनने का। ये भगवान का शुक्र है कि हमारे विधायक जी सकुशल वापस लौट आए। हम ईश्वर के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हैं, लेकिन सरकार के भरोसे वापस आना संभव नहीं है। उचित जी, आज की घटना को आप किस तरह से देखते हैं? या केवल एक नक्सली हमला था, या एक बड़ा सियासी संदेश जो कि नक्सली देना चाहते हैं? उचित जी। बिल्कुल आदित्य, मैं कहता हूं कि सियासी संदेश है, और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ये घटनाएं और बढ़ेंगी। आप इसको थोड़ा सा सिंपल सा एक ब्रेकर मान सकते हैं 5 साल का, लेकिन ये पूरी की पूरी चीजें खत्म नहीं हुई है, और ना ही इसके लिए सरकारों द्वारा गंभीर प्रयास किए गए थे। पूर्व सरकारों में भी हमने काफी देखा। हिंदुस्तान के सबसे मेरे ख्याल से एक अनोखे और इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा हमारे पुलिस के और आर्मी के और सबसे ज्यादा लोगों को शहादत उन्होंने दी है। डॉक्टर रमन सिंह हैं जो ऐसे मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा शहादत दी है, कि सब इन लोगों को सलामी दी है कि जिन्होंने शहीद हुए हैं। लेकिन जिस पूरा आपको चर्चा करनी पड़ेगी आदित्य, पूरे दनकांड क्षेत्र की, कि अगर वो रांची से स्टार्ट होता है और बालाघाट में खत्म होता है, तो वहीं की महाराष्ट्र के लोग उसमें सक्सेस है, आंध्र के लोग सक्सेस है, तेलंगाना के सक्सेस है, उड़ीसा के सक्सेस है, कि वहां माओवाद चीजें कम हो जाती है। वहीं छत्तीसगढ़ की ये परेशानी जो सतत चलते आ रही है 2 दशक से, वो कम क्यों नहीं हो रही है? इसके क्या कारण है कि यहाँ कोई भी सरकारें जो है वो इतने गंभीर प्रयास उनके द्वारा किए नहीं गए? हकीकत में ये इसका जो वर्तमान सबब जो बना हुआ है उसका एडवांटेज कांग्रेस ले सकती है, लेकिन हकीकत में जब अंदर आप बात करें, उनको समझे, और आदिवासी क्षेत्रों में जब आप उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये जो माओवाद है, ये उनका ये दौर है, ये शांति काल का दौर है। हकीकत ये है, आप ये देखें कि उनके लिए केवल नेता हैं, ये नहीं देखते कि वो भाजपा के हैं, कांग्रेस के। आप जरूर खुशी मना सकते हैं, दुख मना सकते हैं कि भाई ये हमारे नहीं है
अन्य बातों पे चर्चा कर सकते हैं कि भाजपा यहाँ बोल रहे हैं हमारे लोग को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस बोले हमारे लोगों को टारगेट है। वो केवल नेताओं को टारगेट कर रहा है, पुलिस वालों को टारगेट करते हैं और वो करते रहेंगे और ये थोड़ा सा बढ़ेगा जैसे जैसे चुनाव अब नजदीक आएगा, ये और भी बढ़ेगा। उनके जो अंदर की चीजें हैं वो अभी और दिखेंगी, जो साइकोलॉजी समझ में आती है या इसके जानकार जिन लोगों से बात करो वो समझ में आती है। तो चुनाव के आसपास इनकी गतिविधियां निरंतर बढ़ती है। कमी आई है, नो डाउट, वर्मा जी ठीक कह रहे थे कि कमी आई है। 156, 57, 160, 70 से 225 के आसपास हत्याएं चीजें होती है। इनके जो है उसका रेशियो आप समझे तो 225 के आसपास हर साल होता है। अभी 150 160 की क्वांटिटी में हुआ है। तो ये प्रयास जो है किसी भी सरकार के, चाहे वो चर्चा करके चाहे उनको दबा के, जिस तरीके से जहां जहां जो होने चाहिए थे वो प्रयास उतने गंभीर नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि सरकारों द्वारा जितनी गंभीरता से इसको लेना चाहिए वो नहीं लिया गया। वर्मा साहब, आप लोग बार बार ये बोलते हैं, हमने सुना है जानकारी नहीं दी जाती, पुलिस को सूचना नहीं दी जाती। आपके विधायक ने भी शायद वही गलती, क्योंकि आपके गृह मंत्री कह रहे हैं कि एसपी ने उन्हें जाने से मना किया था, जाना भी तो हेलीकॉप्टर से जाइए, लेकिन एसपी की बातों को अनसुना कर दिया आपके विधायक ने, मंडावी साहब ने। जी आदित्य जी, किसी भी पार्टी के हो, निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि हैं विशेष रूप से सतर्कता बरतनी चाहिए और प्रशासन को के द्वारा जो जारी दिशा निर्देश है उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि सुधार नहीं हुआ है कहना उन सुरक्षा बल के जवानों के पुरुषार्थ का अपमान है जिनके परिश्रम से 65% से ज्यादा कमी आई है। नीति और नियत का अंतर आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। आदित्य जी, आपको याद होगा केपीएस सिंह गिल जी जो है नक्सल सलाहकार बनाए गए थे, क्या कहा गया था उनसे? उनकी स्वीकारोक्ति थी कि वेतन लो और मौज करो। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर एसपी की शहादत हुई थी मदनवाड़ा में, आपको याद होगा। कलेक्टर अलेक्स पाल मेमन का अपहरण हुआ था और उसके बाद ताड़मेटला में सैकड़ों घर जला दिए गए थे। 1379 फर्जी प्रकरण बनाकर, फर्जी इसलिए कह रहा हूं आदित्य जी कि जस्टिस पटनायक आयोग की कमेटी के सिफारिश में यह प्रमाणित हुआ है कि हजारों आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को नक्सली बता के बंद कर दिया गया था। और तत्कालीन सांसद थे मुख्यमंत्री के पुत्र अभिषेक सिंह जी, उनका भी बयान आपको याद होगा, गले लगाने वाली बात। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में देखे, 16 जून 2020 को आशुतोष भारद्वाज की एक रिपोर्ट द प्रिंट में आई थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी और नक्सलवाद के 2003 से 2018 तक साथ साथ पनपने की कहानी है। उसमें जो खाद पानी दे के ये सुदूर दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉक से 14 जिले तक प्रसारित किए, भाजपा के जगत पुजारा, पोडियम लिंगा, धर्मेंद्र चोपड़ा तो सांसद की गाड़ी से, तत्कालीन सांसद की गाड़ी से माना के पास में पकड़े गए थे जो नक्सलियों के सप्लायर थे। तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने के बजाय अपने गिरबान में देखे। लगातार पिछले 10 दिन से आप देखेंगे रोज मुठभेड़ हो रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं, सिमट गए हैं। तो ये बौखलाहट में इस प्रकार से गोलाबारी हुई है, कड़ी निंदा करते हैं। और प्रशासन और जो सुरक्षा बल है उसमें 4000 से ज्यादा शहादत हुई थी। सुरक्षा बल से ज्यादा भोले भाले आदिवासी नहीं मारे गए थे, याद करें 2003 से 2018 तक के। बिल्कुल। सुंदरानी साहब, आपके नेता भी मारे गए हैं और आज विधायक पर भी हमला हुआ है, तो बस्तर में क्या एक बड़ी चुनौती बन गई ऐसा लगता है आपको? 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रचार कैसे करेंगे आप लोग? अभी से चिंता सताने लग गई। निश्चित रूप से आदित्य जी बड़ी चिंता का विषय है। चाहे हमारे विधायक मारे गए, इन्हीं की सरकार की बात करूं, हमारे विधायक शहीद हुए वहां पे, और हमारे बहुत सारे नेता शहीद हुए। इनके नेताओं पे हमला आज हो गया और कहीं न कहीं ग्रामीणों को जिस प्रकार से आदिवासियों को शिकार बनाया जा रहा है, कोई घटनाओं में कमी नहीं आई है। ये जरूर है कि नेताओं पे हमले उस तादाद में नहीं हुए, लेकिन जो आदिवासी गांव के नागरिकों को जिस प्रकार से टारगेट करके नक्सलियों ने मारा है, वो भी तो घटनाएं गिननी चाहिए। उस घटनाओं को तो नक्सली हमला बताते नहीं है लोग। जिस प्रकार ग्रामीण मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है लगातार गांव में, अगर उनके नक्सलियों के इशारे पे जो काम नहीं करते उनकी हत्याएं हो रही, तो ये भी तो नक्सली हमले का ही कारण होगा। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में मैं उचित जी की बात से सहमत हूं कि सरकार को बहुत सचेत रहने की जरूरत है, सरकार को गंभीरता दिखाने की जरूरत है। 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। अभी चुनावी दौरों पे सभी दलों के लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य छोटे दलों की बात हो, ये सारे नेता बस्तर के प्रवास में जाएंगे। अगर नक्सलियों के हौसलों को पस्त नहीं किया तो आने वाले समय में बड़ी चुनौती के रूप में हम छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को देखते हैं। बिल्कुल। उचित जी, आज जो आपने हमला देखा है, यह नक्सली घटना के तौर पर हमें देखना चाहिए
या फिर कुछ साजिश की तरफ भी इशारा कर रहा है? क्योंकि हाल के दिनों बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से काफी ज्यादा तीखे सियासी हमले बीजापुर में चल रहे थे, तो क्या हम केवल नक्सली घटना के तौर पर माने इसको या फिर वाकई में कोई साजिश भी नजर आ रही है उचित जी? देखिए, अभी तक तो फिलहाल जो रिपोर्ट हुई है उससे तो समझ में नहीं आता कि ऐसी कोई साजिश है। आप इसको एक नक्सली घटना के रूप में मान सकते हैं। जिस तरीके से उनकी जो तरीका अपनाया गया है वो प्योरली प्योर वो उनका अपना एक तरीका है। तो नक्सल जो अटैक करते हैं उनका जो एक अंदाज है काम करने का, उस ढंग से पूरा का पूरा हुआ है। तो आप इसको साजिश तो नहीं मान सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि वो भेद नहीं करते। ये आप और मैं और राजनीतिक पार्टी के लोग इस बात पे भले चर्चा कर ले कि इनके लोगों को मारा है, उनने उनके लोगों को मारा है, लेकिन हकीकत में उनके लिए वो नेता ही हैं, जनप्रतिनिधि है। और सवाल ये उठता है कि हमारे लोग अभी तक बहुत कुछ हम नहीं कर पाए। वो हमारी सरकारों की फेलियर आप कह सकते हैं, वो किसी एक पार्टी की नहीं कहेगी। कि आज भी आप देखिए कि जो बस्तर से हमारे मंत्री आते हैं, ईमानदारी से कहूं तो वो अपने क्षेत्र का सुदूर क्षेत्र का दौरा भी नहीं कर सकते। इतना भय आज भी है, ये एक कड़वा सच है। वर्मा जी इसको एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे बस्तर के जो मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में भी नहीं जा पाते, और खासकर बिना हेलीकॉप्टर के तो जा भी नहीं सकते। तो ये क्या है? ये डर और भय कैसे हम मान लें कि वहाँ पे शांति स्थापित हो गई है 4 साल से और कुछ भी घटनाएं नहीं हो रही हैं? ये उसका जीता जागता प्रमाण है कि वहाँ अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जी सुरेंद्र जी, यह सवाल आप लोग के लिए भी कि क्या इस घटना के पीछे कोई साजिश हो सकती है? हम लोगों ने बहुत सारे नक्सली हमलों को कवर किया है, गाड़ियों पर हुई गोलीबारी भी हमने देखा है। वह या तो शीशे पर ज्यादातर गोलियां चलाते हैं हमने देखा है, लेकिन यह गोलियां टायरों पर है सुरेंद्र जी। या कुछ अलग तरह के इशारे कर रहा है या कुछ अलग मंशा नजर आ रही है नक्सलियों की जो आपको नजर आ रही है? आदित्य जी, प्रत्येक जनप्रतिनिधि जो है बराबर महत्वपूर्ण है और सभी तथ्यों पर सभी दिशा में जांच होगी। प्राथमिक जानकारी आई है, निश्चित रूप से आईजी का भी बयान आया है और डीजीपी भी इस मामले में जानकारी लिए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी पक्ष अछूता नहीं रहेगा, विस्तृत जांच भी होगी। मूल बात जो है, उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो स्थिति का इन्होंने जिक्र किया, निश्चित रूप से ये इस छत्तीसगढ़ में नारायणपुर, अंतागढ़ और अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र का भी राजस्व सर्वे भी हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। तो बदलाव तो बस्तर में दिख रहा है। वहां के स्थानीय जो निवासी हैं उनकी सरकार में सहभागिता, सरकार के कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता, और ये कारण है कि बस्तर तेजी से नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। नक्सली सिमट रहे हैं और बौखलाहट में इस प्रकार से हमले करते हैं, और जो भी जांच का विषय होगा, जांच बिंदु तय करके उसमें विस्तृत जांच भी की जाएगी। जी सुरेंद्र साहब, साजिश वाला सवाल आपके लिए भी है। मैंने कई सोशल मीडिया में पिछले दिनों पढ़ा था कि महेश गागड़ा और विक्रम शाह मंडावी के बीच में जमकर विवाद हो रहा है। मैं यहां पर कुछ दूसरा एंगल देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर शक मन में आ रहा है और सवाल पूछना भी बनता है। आप लोग भी मानते हैं या केवल एक नक्सली हमला है, या फिर आपको लग रहा है कि चुनाव के पहले सहानुभूति बटोरने का एक जरिया है? क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया में अभी से लिखने लगे हैं और हो सकता है कुछ दिन बाद आपके नेता भी लिखने लग जाए। सुंदरानी साहब, निश्चित रूप से नक्सली हमला है। मैं इस बात को राजनीति से ऊपर उठकर ये बात कहूंगा कि नक्सली किसी पार्टी के लोगों को नहीं छोड़ते। ये अलग बात है कि कुछ नेताओं की इनके प्रति जो लचीली भाषा होती है, नरम भाषा होती है, उनके प्रति वो थोड़ी बहुत सहानुभूति रखते हों, लेकिन जनरल में तो वो पुलिस प्रशासन और राजनीतिक लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ये भूल जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि वो कभी उनका सहारा बनेंगे, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता उनके प्रति नरम रुख तो अपनाते हैं। जी, बीजापुर की घटना क्या सभी नेताओं के लिए बड़ी चेतावनी है जो मान रहे थे कि बस्तर बदल गया है, बीजापुर बदल गया है, अमन चैन कायम हो गया और बंदूकें खामोश हो गई? ये बात बहुत जरूरी है, जनप्रतिनिधि लोगों को समझना चाहिए कि पिछली बार भी हमने जो झीरम घाटी की चीजें देखी, हमने अपने नेता केवल पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे, वो हमारे प्रदेश के नेता थे, मेरे पूरे छत्तीसगढ़ के नेता थे। हमको भी दुख उतना ही है, लेकिन ये चीजें जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए। जो पुलिस अधिकारी बोलते हैं, जो आर्मी बोलती है, जो वहां पे जो सेना दल तैनात है, वो अगर कोई इंस्ट्रक्शन आपको दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, उसको मानना चाहिए। आप देखिए आदित्य की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, ये उनके आदेशों, उनके सुझाव की अवहेलना होने के बाद ये हुई है। वो आपके पहले से वहां हैं, वो समझते हैं, उनकी साइकोलॉजी को आपसे बेहतर समझते हैं। जनप्रतिनिधि जब भी है उनके आदेशों का या उनके सुझाव का अवहेलना करके जब दूसरे रास्ता इख्तियार करते हैं या उनके आदेशों को पालन नहीं होता है, तब इस तरीके की घटनाएं ज्यादा होती है। आप अगर 100 में केस देखेंगे तो 70 घटनाओं में पुलिस प्रशासन ने या जिले के नक्सल पे जो काम कर रहे हैं अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उनकी आदेशों का पालन नहीं हुआ है। उन्होंने वो बहुत ज्यादा अपने आप, उनको जनप्रतिनिधियों के सामने उनकी उतनी चलती नहीं है। वो केवल सुझाव दे सकते हैं कि महोदय आप इस तरीके
तरीके से जाइए, लेकिन उनके आदेशों का पालन नहीं होता, उनके सुझाव माने नहीं जाते। एक बहुत बड़ा फैक्टर और कारण आपको नजर आएगा। अगर 100 में 70 केसेस ऐसे ही हुआ तो उस साइकोलॉजी को हमको समझना पड़ेगा, उनको गंभीरता से लेना पड़ेगा। जो हमारे लिए वहां खड़े हैं, जो हमारे पहले अपनी जान दांव पे लगा के खड़े हैं, उनकी बातों को हमको समझना पड़ेगा। और वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए, वो हमको गंभीरता से उसको लेने पड़ेंगे। सुरेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि नक्सली दंश सबसे ज्यादा आपकी पार्टी ने समझा है और सबसे ज्यादा सहा है। 25 मई 2013 की घटना मुझे बहुत अच्छे से याद है। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे नंद कुमार पटेल साहब, और कहा भी जाता था उस समय, उचित जी भी मेरी बात से सहमत होंगे, कि उस समय अगर नंद कुमार पटेल प्रदेश अध्यक्ष रहते, चुनाव होता, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बननी तय थी। हम लोग सभी ने उस समय बहुत दौरे किए, 100% ये लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। लेकिन उस घटना के बाद बहुत कुछ बदला, अब फिर से वही घटनाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं लगता कि इस विषय पर सुरेंद्र जी कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं इसमें मानने में मुझे कोई शक नहीं, नक्सली घटनाओं में कमी आई है, बिल्कुल कमी आई है। कैंप भी लगातार बन रहे हैं, मतलब बेहद साफ है कि नक्सली हर समय जब भी डेवलपमेंट का काम होता है, सड़कें बनती, कैंप खुलते हैं, आवाजाही बढ़ती है, वो विरोध करते हैं। क्या उसी डेवलपमेंट के विरोध का परिणाम है जो आज घटना हुई? सुरेंद्र जी, आदित्य जी, कभी भी कोई घटना होती है तो उसकी रिपोर्ट जो है वो समयबद्ध समय में, तय समय में आ जाना चाहिए। आपको याद होगा, मदनवाड़ा घटना में न्यायिक जांच कमेटी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट आई, उसमें भी सुरक्षा में चूक, लापरवाही। उसके बाद ताड़मेटला की रिपोर्ट आई, उसके बाद में दंतेवाड़ा के भी जो भीमा मंडावी जी शहीद हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उसकी न्यायिक कमेटी की रिपोर्ट जो आई है, उसमें भी वो लापरवाही और सुरक्षा में चूक का जो कारण बताया गया है। लेकिन जो और बड़े मामले हुए, 2013 का जो झीरम का मामला है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार है, और जो पीड़ित के परिजन हैं और जो उस हमले में घायल हुए, आज तक एनआईए उनका बयान नहीं ली। 10 साल हो गए। एनआईए एक तरफ कहती कि हमने मूल चालान, पूरा चालान सब प्रस्तुत कर दिया, न वो स्वयं जांच करती है हत्या के षड्यंत्र की दिशा में, न राज्य की एजेंसी को जांच करने देती है। तो किसके दबाव में, किसको बचाने के लिए इस प्रकार का कुछ सी प्रयास एनआईए कर रही है? दूसरी बात, भीमा मंडावी जी तो भाजपा के विधायक थे ना, 2019 में उनकी शहादत हुई, यही एनआईए 2019 से जांच कर रही है। सीआरपीसी की तय प्रक्रिया में सामान्यतः 90 दिन में जांच पूरी हो जानी चाहिए। और उसमें पोडियम लिंगा की गिरफ्तारी हुई थी, जिन्होंने जो खुलासे किए, आरोप लगाना मेरा मकसद नहीं है, नक्सली किसी के सगे नहीं होते, लेकिन जो संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलती है, जो धर्मेंद्र चोपड़ा नक्सलियों के सप्लायर हैं, इनके सांसद के, तत्कालीन सांसद के गाड़ी से गिरफ्तारी होती है। जगत पुजारा दंतेवाड़ा के जिला उपाध्यक्ष थे, ट्रैक्टर और सामान सप्लाई करते रंगे हाथों पकड़ाए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध तो है। और एनआईए ये स्पष्ट करे, 10 साल का समय कम नहीं होता झीरम मामले में, 4 साल का समय कम नहीं होता भीमा मंडावी, वो तो इन्हीं के पार्टी के हैं। कब मिलेगा उनके परिजनों को न्याय? सोनी साहब कुछ कह रहे थे आप? देखिए आदित्य जी, झीरम घाटी की बात इन्होंने की, झीरम घाटी की घटना की बात इन्होंने की। निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना थी। हमारे प्रथम पंक्ति के नेता छत्तीसगढ़ के शहीद हुए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, उस घटना के चश्मदीद गवाह कवासी लकमा आज प्रदेश के मंत्रिमंडल में है। उस घटना के सारे सबूत मुख्यमंत्री जी अपने जेब में लेके चलते थे। जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो कहते थे कि मेरे पास कैसे सबूत आएंगे, वो जेब में सबूत थे मुख्यमंत्री के, वो सबूत थे झीरम घाटी के, झीरम घाटी के सबूत मुख्यमंत्री अपने जेब में रखे हुए थे। क्यों नहीं सदन में रखते, क्यों नहीं पटल पे रखते? और वो तो आज मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं कार्रवाई करते, क्यों नहीं कार्रवाई करते, क्यों नहीं उन चेहरों को उजागर करते जो झीरम घाटी के, बताया नहीं है, कब पूछताछ किया, जो झीरम घाटी के आरोपी है, झीरम घाटी के जिम्मेदार हैं, वो सबूत अगर भूपेश बघेल जी के पास है तो क्यों नहीं रखते? घटना के 15 दिन बाद भी एक भी मोबाइल, 4.5 साल निकल गए। आज छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे, आज छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे। 4.5 साल से आप कह रहे थे कि सबूत मेरी जेब में है, को बचाने के लिए एनआईए षड्यंत्र पूर्वक जांच को लटकाने का। भूपेश बघेल जी किसको बचा रहे हैं?
भूपेश बघेल जी किसको बता रहे हैं? अरे 4.5 साल के मुख्यमंत्री है, सबूत उनके जेब में थे, गवाह भी लखवा मौके पे थे गवाह। जब यूपीए के समय में जहां शुरू हुआ था तब, और जब मोदी की सरकार आई दुर्भावनापूर्वक चरणदास महंत जी ने क्या शब्दों का उपयोग किया था? विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी ने प्रवासी लखवा को क्या कहा था? तो बहुत साफ है, देखिए नक्सली किसी के नहीं होते, दोनों ही पार्टी को सोचना पड़ेगा। 25 मई 2013 का हमला कांग्रेसियों ने सहा था, अपने नेताओं को खोया था। तो 9 मई 2019 में भीमा मंडावी जो तत्कालीन दंतेवाड़ा विधायक हुआ करते थे, वो शहादत उनकी हुई थी और किसी और ने नक्सली ने की थी। मतलब साफ है, नक्सली न तो कांग्रेस के होते हैं, न नक्सली भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, नक्सली केवल नक्सली होते हैं। जितनी जल्दी दोनों ही पार्टियां समझ जाए उतना बेहतर है। और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर अब बड़ी चुनौती है उन इलाकों में जनप्रतिनिधियों का जाना, लगातार दौरे करना। क्या एक सटीक और आगे बढ़ने वाली रणनीति पर फिलहाल काम करने की जरूरत है? क्योंकि अक्सर देखा यही जाता है कि सरकारें आती हैं, सरकारें बदल जाती तो रणनीति पूरी बदल जाती है। हमने हैदराबाद देखा है, हमने तेलंगाना देखा है, आंध्रा का देखा है, तेलंगाना देखा है, जहां सरकारें कोई भी आए लेकिन नक्सल नीति कभी नहीं बदली जाती। क्या वैसी एक नक्सल नीति की जरूरत फिलहाल छत्तीसगढ़ में? आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।